हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक छोटी सी और प्यारी सी शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। ये एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है और टीईटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वर्ग 1 वर्ग 2 वगैरह के, इनमें भी ये पूछी जाती है। इस कहानी को फ्रेंड मुल्क राज आनंद जी ने लिखा था, जो इंडियन राइटर्स हैं। इनकी जीवनी यानी कि बायोग्राफी को हम देख चुके हैं। तो द लॉस्ट चाइल्ड हम बाद में देखेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम देखते हैं मुल्क राज आनंद जी कौन थे और इनके जीवन के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, 3 तरह की पिक्चर मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि यंग अवस्था में ये इस तरह से दिखाई देते थे और जब काफ़ी ओल्ड हो गए तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से दिखाई देते थे। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है कि आपके सामने ये इमेज आए या हो सकता है कि आपके सामने ये या ये इमेज आए, तो हम पहचान सकें कि ये तीनों जो है वो एक ही व्यक्ति हैं। ये यंग अवस्था में इस तरह से दिखाई देते थे और ओल्ड एज में इस तरह से दिखाई देते थे। तो क्योंकि काफ़ी आप देख सकते हैं शक्ल जो है, इस तस्वीर में इनकी शक्ल और इस तस्वीर में इनकी जो शक्ल है, इसमें काफ़ी अंतर आता है। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि ये मुल्क राज आनंद है कि ये है। तो दोनों जो है, दोनों तीनों इमेज वो एक ही व्यक्ति की है। आइए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। मुल्क राज आनंद जो है, ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में लेखन का काम किया और इंटरनेशनल फेम पाई, अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्धि पाई। इनका जन्म फ्रेंड 12 दिसंबर 1905 को हुआ था, जो आज की डेट में पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय जो है आप समझ सकते हैं 1905 में देश आज़ाद नहीं हुआ था, यानी उस समय ये इंडिया का हिस्सा था, लेकिन आज विभाजन के बाद ये पेशावर जो है पाकिस्तान में चला गया। तो डेट को ध्यान रखने की कोशिश करिए, 12 दिसंबर 1905। इनके पिता का नाम था फ्रेंड लालचंद, जो एक कॉपर स्मिथ थे। कॉपर मतलब होता है तांबा, तो तांबे के बर्तन बनाने वगैरह का जो काम करते हैं, इन्हें कॉपर स्मिथ कहा जाता है। इनकी मदर का नाम फ्रेंड ईश्वर कौर। इस नाम से आप समझ सकते हैं कि पंजाबी फैमिली है, क्योंकि पेशावर जो है ये पंजाब में पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये पहले इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन विभाजन के बाद अब ये पाकिस्तान में। तो लालचंद जी जो है ये इनके पिता का नाम है और ईश्वर कौर इनकी माता जी का नाम। नेशनैलिटी की बात करें तो फ्रेंड इंडियन नेशनैलिटी रही हमेशा इनकी, यानी भारतीय नागरिकता रही इनकी हमेशा। फेमस हुए फ्रेंड ये नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकार के रूप में, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, जिसमें से मैंने आपको जो बताया द लॉस्ट चाइल्ड, ये हमारे सिलेबस में। इनकी न्यूमोनिया बीमारी जो होती है, इसकी वजह से 98 की उम्र में 28 सितंबर 2004 को मृत्यु हो गई, क्योंकि उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, 98 साल के थे। न्यूमोनिया बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। मुल्क राज आनंद जी जो है फ्रेंड एक प्रसिद्ध और प्रमुख ऑथर रहे, जिन्होंने सैकड़ों नॉवेल्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और एजेज भी लिखे, निबंध भी लिखे। इन्हें एंग्लो इंडियन फिक्शन में पायोनियर कहा जाता है, यानी कि ये जो एक ऐसा व्यक्ति, पायोनियर का मतलब होता है पैगंबर या पथ प्रदर्शक। तो एंग्लो इंडियन फिक्शन का ये पायोनियर कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो प्रसिद्धि पाई थी उस जमाने में, उतनी प्रसिद्धि जो है उससे पहले किसी को नहीं मिली थी। फ्रेंड्स, मुल्क राज आनंद जी का जितना भी साहित्य है, उसमें आप देखेंगे गरीब तबका जो रहता है, जो हमारे कुछ कुरीतियाँ थी उस समय, अभी भी हैं, छुआछूत है ना, गरीबों के साथ जो अन्याय होता है उसको, दलितों के साथ जो छुआछूत और अन्याय होता है, ये सारी चीज़ों का इन्होंने अपनी कहानियों में बहुत अच्छे से वर्णन किया है। जो पुअरर क्लास है, ऑप्रेस्ड पीसेंट्स, जो कृषक वर्ग है, खेतीहर किसान रहते हैं, इनके बारे में इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। और ये हमेशा से जो है
इस चीज के खिलाफ रहे। इनके समय के 3 प्रमुख जो राइटर्स थे, ऑथर थे, जिनमें से एक नाम है R.K. नारायणन और एक नाम है राजा राव। इन तीनों की एक जोड़ी मानी जाती है, 3 वेल नोन राइटर्स, जिन्हें ट्रायो भी कहा जाता है, यानी त्रिक। एक और चीज को आपको याद रखना है फ्रेंड कि मुल्क राज आनंद को चार्ल्स डिकन्स कहा जाता है भारत का। अब भारत का चार्ल्स डिकन्स क्यों कहा जाता है? जैसा मैंने आपको बताया कि ये पुअर क्लास, जो गरीब तबका है, जो ऑप्रेस्ड वंचित लोग हैं, जो किसान, खेती और मजदूर होते हैं, दलित लोग जो होते हैं, जिनके साथ भेदभाव, अन्याय, अत्याचार जो होता है, इनके बारे में इन्होंने काफ़ी लिखा है। इनकी शादी की बात करें तो फ्रेंड इन्होंने 2 शादी करी थी। पहली शादी इन्होंने लंदन में ही कैथलीन वान जेल्डर, ये इंग्लिश एक्ट्रेस थी, इनसे इन्होंने शादी करी, कैथलीन वान जेल्डर। हालांकि ये शादी लंबे समय तक नहीं टिक पाई और 1948 में इन्होंने डाइवोर्स ले लिया। पहली शादी जो हुई थी कैथलीन वैन जेल्डर, इनसे इनकी एक पुत्री है सुशीला। इसके बाद फ्रेंड इन्होंने दूसरी शादी करी एक पारसी महिला से, शरीन वजीफदार। ये पारसी महिला थी। दिसंबर 1950 में इन्होंने दोबारा से शादी की। तो 2 शादी हुई इनकी। एक तो इंग्लिश एक्ट्रेस थी, यानी इससे ही आप समझ सकते हैं क्रिश्चियन थी, और दूसरी शादी करी जो पारसी महिला से, इनका नाम था शरीन वजीफदार। फ्रेंड्स, मुल्क राज आनंद जी का पहला नॉवेल अनटचेबल, अब इसको हिंदी में अनुवाद करें तो अछूत, जैसे कि मैंने कहा छुआछूत की जो हमारे यहाँ कुरीति है, इससे बहुत ज़्यादा आहत थे। तो पहला उपन्यास इन्होंने लिखा अनटचेबल, जो पब्लिश हुआ ब्रिटिश फर्म विसार्ड के द्वारा 1935 में। फ्रेंड, अनटचेबल जो कहानी है, इसमें एक बखा नाम का व्यक्ति बताया गया और उसे जो है टॉयलेट क्लीनर, यानी स्वीपर जो कहते हैं सामान्य भाषा में, वो बनना था। क्यों? क्योंकि वो एक अनटचेबल कास्ट में पैदा हुआ था, एक अछूत समाज में पैदा हुआ था, एक दलित समाज में हुआ था। इसके बारे में इन्होंने ये कहानी लिखी है जो आपके कहीं ना कहीं दिल को छू जाएगी। इतनी मार्मिक कहानी है। एक व्यक्ति को कैसे मजबूर किया जाता है टॉयलेट क्लीनर बनने के लिए, जस्ट बिकॉज ही बिलोंग्स टू अनटचेबल कास्ट। इस बारे में ये कहानी है, इसलिए इसका नाम भी अनटचेबल रखा गया। 1935 में, ध्यान रखिए, ये प्रकाशित हुई थी। फ्रेंड्स, इनकी एक और नॉवेल आई जिसका नाम था 2 लीव्स एंड अ बर्ड। 1937 में ये किताब आई थी, 2 लीव्स एंड अ बर्ड। ये कहानी भी फ्रेंड एक खेतीहर किसान जो होते हैं, जिन्हें पीसेंट कहा जाता है, उसके बारे में, जिसकी एक क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी जाती है एक अंग्रेज के द्वारा, जो उसकी पुत्री जो थी उसका रेप करना चाहता था, और इस दौरान जो है वो उसकी हत्या कर देता उस खेतीहर किसान की। फ्रेंड्स, 1939 में इन्होंने एक और उपन्यास लिखा द विलेज के नाम से, जो आगे जाके एक ट्रायलॉजी का हिस्सा था। और ट्रायलॉजी जो है 3 उपन्यासों या 3 जो है किताबों का एक समूह होता है, उसका ये पहला पार्ट था द विलेज। इसके बाद अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स ये किताब आई, और 3rd नंबर पे आई द सोर्ड एंड द सिकल 1942 में। आइए फ्रेंड, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज को देखते हैं, मुल्क राज आनंद जी के जो मेजर वर्क्स हैं, जो मुख्य काम है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इनका सबसे पहला और सबसे फेमस नॉवल है अनटचेबल। ये पहला है और बहुत फेमस भी है। इसके बाद 1936 में कुली नाम की एक नॉवेल बनाई इन्होंने, 2 लीव्स एंड अ बर्ड। द विलेज in 1939, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1940, द सोर्ड एंड सिकल 1942, द बिग हार्ट 1945, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस in 1953 में। इन रचनाओं को जरूर याद करें, क्योंकि ये निश्चित रूप से क्वेश्चन इन पे बनते। अनटचेबल, कुली, 2 लीव्स एंड अ बर्ड, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द सोर्ड एंड सिकल, द बिग हार्ट
और द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। शॉर्ट स्टोरीज की बात करें तो उन्होंने ढेर सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, जिसमें से हमारे सिलेबस में और एनसीईआरटी की सिलेबस में द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, ये भी एक फेमस शॉर्ट स्टोरी है, लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ ए मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये भी इनकी एक प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी। आइए फ्रेंड देखते हैं अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। तो इन्हें इंटरनेशनल पीस प्राइज मिला 1953 में। पद्म भूषण ना, ये थर्ड जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्म भूषण 1967 में पद्म भूषण दिया गया। फ्रेंड द मॉर्निंग फेस, ये जो उपन्यास है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है इनको 1968 में। आइए फ्रेंड शुरुआत करते हैं द लॉस्ट चाइल्ड। इसको हम वर्ड बाय वर्ड, एक एक शब्द, एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उनका अर्थ देखेंगे कि इनका हिंदी में क्या अर्थ निकलता है। फ्रेंड ये इमेज देख सकते हैं आप, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये इमेज छपी है, जिसमें आप देखेंगे कि एक माता और पिता है और जो अपने बच्चे को लेकर के मेले में घूमने ले जा रहे हैं, मेले में बच्चे को लेके जा रहे हैं। द लॉस्ट चाइल्ड का हिंदी में अनुवाद करें तो खोया हुआ बच्चा। आइए देखते हैं इस कहानी को। आइए फ्रेंड शुरुआत करते हैं। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है फ्रेंड बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु का उत्सव था। फ्रॉम द विंट्री साइड्स ऑफ नैरो लैंड्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गैली क्लेड ह्यूमैनिटी। शब्दों का इस्तेमाल देखिए आप, शब्दों का प्रयोग, यही जादूगरी होती है। जो राइटर्स एंड पोइट्स रहते हैं इन्हें कहते हैं मैजिशियंस ऑफ वर्ड्स। शब्दों से खेलना ही इनकी जो है, जो काबिलियत कह सकते हैं, जो महान राइटर कहे जाते हैं। शरद ऋतु की छटा में से सकरी गलियों और पथों से, लैन से नहीं होता गलियां है ना, पथ, एलीज का भी यही अर्थ होता है, पथ या मार्ग। तो शरद ऋतु की छटा में से सकरी गलियों और पथों में से निकल कर बाहर आती है, इमर्ज यानी बाहर निकल के आना। अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, गैली मतलब होता है खुशी से भरा, आनंद से भरा, एक आनंद से भरी हुई रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई मानवता। यानी बहुत सारे मनुष्य जो है, बहुत सारे लोग जो है रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए सकरी गलियों में से, रास्तों में से निकल करके आ रहे होते हैं एक शरद ऋतु की छटा में से। सम वाक्ड है ना, कुछ चल रहे होते हैं। सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़े की सवारी कर रहे होते हैं। अदर सेट बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड ब्लॉक कार्ड्स, और दूसरे जा रहे होते हैं बांस से लदी हुई बैलगाड़ियों पर, है ना, ब्लॉक कार्ड यानी होता बैलगाड़ी। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा लड़का पिता के पैरों के नीचे से, बीच में से निकल करके आता है। छोटे बच्चे रहते हैं, पैरों के बीच में से निकल जाते हैं। ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, जो भरा हुआ होता है ना, लाइफ, जीवन और प्रसन्नता से, खुशी से। ब्रीमिंग ओवर यानी जो भरा हुआ है। बच्चे जो होते हैं उनके अंदर जीवन जो है अलग ही दिखाई देता है, जीवन की जो आभा रहती है। आगे देखते हैं फ्रेंड। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, आओ बेटा आओ, उसके माता पिता कहते हैं। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जब वो पीछे छूट जाता है ना, लैग्ड बिहाइंड यानी पीछे छूट जाना। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, मंत्रमुग्ध हुआ हुआ, फैसिनेटेड है ना, मंत्रमुग्ध हुआ हुआ उन खिलौनों से जो सजे हुए थे दुकानों में, रास्ते के आसपास। He hurried towards his parents, वह तेजी से भागता है माता पिता की ओर। His feet obedient to their call, उसके पैर जो है आज्ञाकारी हैं उनकी आवाज के प्रति, यानी जैसी उनकी आवाज आती है उसके पैर जो है उस दिशा में चलने लगते हैं। His eyes still lingering on the receding toys, उसकी आंखें जो है अभी भी टिकी हुई हैं उन पीछे छूटते हुए खिलौनों पर। As he came to
वेयर दे हैड स्टॉप्ड, जब वो वहां पहुंचता है जहां पर कि वो रुके हुए थे। टू वेट फॉर हिम, है ना, उसका इंतजार करते हुए। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपने दिल की इच्छा को नहीं दबा पाता है है ना। सप्रेस का मतलब होता है दबाना, डिजायर यानी होता है इच्छा, आकांक्षा, वो अपने मन की इच्छा को दबा नहीं पाता। इवन दो, यद्यपि, ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। इवन दो, यद्यपि, हालांकि वो जानता है उनकी वो पुरानी ठंडी सी नजरें, है ना, अस्वीकृति के भाव के साथ उनकी आंखों में, हालांकि वो जानता है जो उनकी आंखों में ठंडी सी और जो है पुरानी एक नज़र है जिससे वो अस्वीकृति का भाव दर्शाते हैं अपनी आंखों में। शब्दों का बहुत ही सुंदर प्रयोग है फ्रेंड। एक सामान्य बात को जब एक सामान्य आदमी कहता है, वो एक सामान्य शब्दों में, 2 शब्दों में, 4 शब्दों में बोल देगा। उसी बात को घुमा करके, अलंकार से सजा करके इस तरह से परोसते हैं कि पढ़ने वाले को आनंद आ जाता है। आइए देखते हैं फ्रेंड। आई वांट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। ही प्लीडेड, वो प्रार्थना करता है। हिज फादर लुक्ड एट हिम, है ना, उसके पिता उसकी ओर देखते हैं, रेड आइड, आंख, लाल आंखें करके। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, अपने जाने पहचाने क्रूरतापूर्ण अंदाज से। हिज मदर, उसकी माँ, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उसकी माँ जो है फ्रेंड उस दिन की जो खुशी प्रसन्नता से जो है पिघल सी जाती। वाज टेंडर, वो कोमल है। एंड गिविंग हिम हर फिंगर, और उसे वो अपनी उंगली पकड़ाती है। टू होल्ड, पकड़ने के लिए। सैड, और कहती है लुक, देखो। चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है। उसकी माँ उसको बहलाने की कोशिश करती है, जो उस दिन की जो खुशी है, आभा है, उससे प्रसन्नता से पिघलते हुए जो उसके प्रति थोड़ा कोमल नजरिया रखती। वो बच्चे को बहलाने के अंदाज में कहती है देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है। अब माँ जो उसको बहलाने के अंदाज में सामने की ओर दिखाती है, और सामने दूर दूर तक इस तरह के सरसों के खेत फैले हुए होते हैं। तो बच्चा उस खेतों की तरफ देखने लगता है, उसका ध्यान वहाँ से भटक जाता। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, वह एक फूलों से सजा हुआ सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पीला जैसे कि पिघलता हुआ सोना। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, वो फैला हुआ था मीलों और मीलों दूर तक एक समतल मैदान पर। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, एक ड्रैगन फ्लाइज का समूह, वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। अब एक पीला सा सरसों का खेत, एक फूलों से भरा हुआ, पीले रंग का फूलों से भरा हुआ खेत जो फैला हुआ था दूर दूर तक, मीलों दूर तक, जहां तक नजर जाती थी, ठीक है ना। और इस तरह से दिखाई दे रहा था जैसे कि पिघलता हुआ सोना हो। एक ड्रैगन फ्लाइज का समूह, है ना, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, एक ड्रैगन फ्लाइज का समूह, बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, वहाँ पर हलचल मचा रहा था, शोर मचा रहा था अपने भड़कीले से बैंगनी पंखों के साथ, है ना। देखिए ये जो पक्षी आप देख सकते हैं, है ना, ये पक्षी है ड्रैगन फ्लाई। तो इसके बारे में बताया गया कि एक ड्रैगन फ्लाइज का समूह अपने भड़कीले पर्पल यानी बैंगनी से कलर के पंखों के साथ वहाँ हलचल मचा रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और वो बाधा डाल रहा था, है ना, इंटरसेप्टिंग यानी बाधा डालना, रुकावट डालना, है ना, एक अकेले भौरे, फ्लाइट यानी भौरे की उड़ान, या बटरफ्लाई यानी तितली की उड़ान में, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, जो मीठे की तलाश में थी, मीठेपन की तलाश में थी फूलों से। तो शब्दों का देखिए आप, जैसे मैंने बार बार कहा कि महान कलाकारों की, महान राइटर्स की यही विशेषता है। आप देखें तो एक साधारण सी बात को कितने प्यारे शब्दों का प्रयोग करते हुए कितने अच्छे से बोला गया। आगे देखते हैं फ्रेंड। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर
विद हिज गेज। बच्चा उनका पीछा करने लगता है ना, उन ड्रैगन फ्लाइज और बटरफ्लाइज जो रहती हैं, तितलियाँ और ड्रैगन फ्लाइज का, हवा में अपनी नज़र गड़ाए हुए। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग, जब तक कि उनमें से एक अपने पंखों को स्थिर ना कर ले। एंड रेस्ट, और आराम करने लगे। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो कोशिश करे उन्हें पकड़ने की। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन वो अपने पर फड़फड़ाती है ना, और अपने परों को फैला करके ऊपर उड़ जाती है आसमान में। When he had almost caught it in his hand, जब वो लगभग उसे पकड़ ही चुका था। अच्छा, पीछे पीछे तितलियों के भागता है और ये सोचने लगता है कि 1 मिनट के लिए अगर ये रुक जाए, इसके पंख स्थिर हो जाए, तो मैं इसे पकड़ लूँ। जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला होता है, वो अपने पर फड़फड़ाती है और वहाँ से हवा में ऊपर उड़ जाती है। बच्चा जैसे पकड़ने ही वाला था कि वो एकदम से पंख फड़फड़ा के उड़ जाती है। तो बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो किस तरह की एक्टिविटी करते हैं, किस तरह से वो जो है प्यारी प्यारी हरकतें करते हैं, जो देखने वाले का मन प्रफुल्लित हो जाता है। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तब उसकी माँ एक चेतावनी पूर्ण आवाज़ देती, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बेटा आओ, फुटपाथ की ओर आओ। एक देखें फ्रेंड, ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली, वो अपने माता पिता के आनंदमयी वातावरण में पहुंच जाता। एंड वाग्ड एब्रिस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, एब्रिस्ट यानी होता है बराबर में, और उनके बराबर बराबर चलने लगता है थोड़ी देर के लिए। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन हालांकि जल्दी पीछे छूट जाता है फिर से। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब बच्चा जो है भागता हुआ आता है और उनके आनंदमयी वातावरण में अपने माता पिता के साथ चलने लगता है, लेकिन जल्दी फिर से वो पीछे छूट जाता है। वो देखता है फुटपाथ पर जो है बहुत सारे इंसेक्ट्स है ना, जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, वर्म्स, वर्म्स यानी होता है कि कीड़े जो होते हैं ना, जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, उनको कहते हैं वर्म्स। बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो है और कृमियाँ जो है ये निकल के बाहर आ रहे होते हैं फुटपाथ में से, है ना, एंजॉय करने के लिए सनशाइन का, धूप से, क्योंकि सर्दियों का मौसम पता है, तो धूप निकलती है तो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े जो अंदर घुसे रहते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं ताकि वो धूप का आनंद ले सके। नहीं देखिए फ्रेंड, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द सैड ऑफ अ ग्रोव। ग्रोव का मतलब होता है फ्रेंड छोटा सा उपवन कहते हैं हिंदी में। उपवन यानी जहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगे होते हैं, जैसे छोटा सा एक गार्डन समझ लीजिए, इसको कहते हैं ग्रोव। आओ बेटा आओ, उसके माता पिता उस बगीचे में से पुकारते हैं, बगीचे की छाया में से, सैड यानी होता छाया। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, जहाँ पर वो एक कुएं, वेल यानी कुआं, जहाँ पर कि वो एक कुएं के किनारे पर बैठे हुए होते हैं। ही रैन टुवर्ड्स देम, वह उनकी ओर भागता है। एक देखे फ्रेंड, अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड। शॉवर यानी होता है बौछार, बारिश, है ना, शॉवर। अब छोटे छोटे फूलों का शॉवर्स, जो पेड़ लगे होते हैं उनके ऊपर जो छोटे छोटे फूल लगे होते हैं, उनकी बौछार सी हो जाती है, उसके ऊपर बारिश सी होने लगती है, बच्चे के ऊपर गिरता है। और एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही वो उस उपवन में प्रवेश करता है, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट, और अपने माता पिता को भूल करके, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, वो अपने माता पिता को भूल करके वो जो गिरती हुई फूलों की पत्तियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने में लग जाता है। बट लेकिन लो, he heard the cooing of doves, but ये लो जो फ्रेंड जैसे हिंदी में कहते हैं लो, अरे लो ऐसा हो गया, लो है ऐसा हो गया, तो ये उसी तरह का है। लो, he heard the cooing of doves, वह कबूतरों के गुटरगू करने की आवाज़ सुनता है। एंड ran towards his parents, और वो भागता है अपने माता पिता की ओर, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डोव, कबूतर कबूतर।
द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। उसके जो जो बरसते हुए फूल, एक उसके फूलों की कलियां जो उसने इकट्ठा की थी, वो उसके भूले हुए हाथ, यानी उसका हाथों पे ध्यान नहीं जाता और वो उसके हाथों से नीचे गिर जाते। फ्रेंड्स, इस कहानी में कोई कहानी तो ऐसी कोई विशेष नहीं है, लेकिन जो चित्रण किया गया है वो वाकई काबिल तारीफ है। आपको पढ़ने में इतना आनंद आएगा, और अगर आप किसी स्कूल में टीचर हैं और बच्चों को आप इस तरह से पढ़ाएंगे तो बच्चे भी ऐसा मंत्रमुग्ध होकर के बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये बच्चों को भी आनंद आ जाता है इस तरह की कहानी को सुनने में। आगे देखते हैं फ्रेंड। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। आओ बेटा आओ, वे बच्चे को पुकारते हैं। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री। और वो फिर से पुकारते हैं माता पिता की, आओ बेटा आओ। जो अब चला गया था वाइल्ड कैपर्स, जो बनियन ट्री, बरगद के पेड़ के आसपास वाइल्ड कैपर्स फ्रेंड एक तरह के पौधे होते हैं। तो माता पिता फिर से आवाज़ देते हैं कि आओ बेटा आओ। जो कि चला गया था कहाँ? वाइल्ड कैपर्स, एक जंगली झाड़ियाँ होती है जिनमें सुंदर सुंदर पीले और सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, उन्हें वाइल्ड कैपर्स कहते हैं। और बनियन ट्री का मतलब है बरगद का पेड़। तो आओ बेटा आओ, माता पिता फिर से चिल्लाते हैं। जो कि उस पास की जंगली झाड़ियाँ जो रहती हैं उनके आसपास चला गया था, जो कि बरगद के पेड़ के आसपास लगी हुई थी। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। और उसे इकट्ठा करते हुए वे आगे की ओर बढ़ते हैं, एक सकरे घुमावदार फुटपाथ पर जो आगे जा रहा था मेले की ओर, खेतों से होकर के, सरसों के खेतों से होकर के, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, यानी सरसों के खेतों से होकर के जो आगे जा रहा था। वो एक सकरे से फुटपाथ पे चले जाते, जो आगे की ओर मुड़ रहा था और मेले की ओर जा रहा था, उस सरसों का जो खेत था उससे होकर के।